पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं आपको कि एसजेएक्स निफ्टी दमदार प्रदर्शन के साथ 40 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ दिख रहा है, तो पॉजिटिव शुरुआत होने के पूरे आसार। 7600 के करीब हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, मानस जायसवाल, गौरव बिस्सा और साथ ही अविनाश गोरक्षकर। एक और स्टॉक, छोटा स्टॉक जो मैं पढ़ रहा था खबर आज तिलक नगर इंडस्ट्रीज को लेकर, जहां पर कंपनी के जो बैंकर्स हैं, लेंडर्स जिन्होंने कर्ज दिया है कंपनी को, वो यहां पर ऐसा समझा जा रहा है कि साफ तौर पर एसडीआर डेट रिस्ट्रिक्शन के लिए तैयार हो गए। तो कर्ज में डूबी हुई कंपनी के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि एसडीआर किया जा रहा है, यानी कि कर्ज को इक्विटी में बदला जाएगा। और हमने देखा इन खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे, 15-15, 20-20% भागे भी हैं। अब तिलक नगर में आज क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले क्या कहीं कोई संकेत खरीदारी के हैं? क्या कहेंगे अविनाश, आप ट्रैक करते हैं फंडामेंटली? नहीं, मेरे ख्याल से इस स्टॉक में अगर इक्विटी में कन्वर्जन होता है तो डेफिनेटली एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए एक थोड़ा सा रिलीफ स्टॉक में हम देख सकते हैं। क्लियरली हमने देखा है कि इस स्टॉक में ब्रांड्स काफी अच्छे हैं। लिकर स्पेस में, आईएमएफएल स्पेस में ये कंपनी काफी अच्छे ब्रांड्स ओन करती है, बट डेट ज्यादा होने के कारण इन कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काफी दबाव है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट वाला न्यूज है। कितनी इक्विटी बैंक्स कन्वर्ट करते हैं और कितने प्राइस पे होते हैं वो भी आगे देखने वाली बात है, बट ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है। ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है। 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है। शुक्रवार के सेशन में देखना होगा आज कितना अच्छा और प्रदर्शन ये दिखाता है। लेकिन कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और ओवर द वीकेंड ये नंबर्स आए हैं। एक लंबी लिस्ट है। एडवांटा देखिए, करीब करीब 25 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 60 करोड़ रुपए हो गया है। अच्छे नंबर्स। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स भी अच्छे हैं। 25% से मुनाफा 25 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो गया है। इन दोनों के चार्ट देखकर बताइए मानस, कैसे लगते हैं जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एडवांटा? देखिए, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करिए तो जो 200 रुपए का सपोर्ट बना हुआ है वो मैं समझता हूँ कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले हफ्ते स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 240 के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। छोटी सी गिरावट आई, जहां स्टॉक 215 रुपए के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉस 200 रुपए के नीचे लगाएं। जहां तक बात एडवांटा की है, चार्ट बेहतरीन लगते हैं क्योंकि जिस तरह रिकवरी पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक ने दिखाई है लोअर लेवल से, ऐसा लगता है कि 450-460 जो रेजिस्टेंस है, शायद आने वाले टाइम में स्टॉक वो ब्रेक करके कहीं ना कहीं 490 और 500 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरी राय में तो करंट लेवल्स पे ही स्टॉक को बाय करना चाहिए और 220 के नीचे अपने स्टॉप लॉस रखने चाहिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त एडवांटा और जीआईसी हाउसिंग पर। बाजारों के खुलने की तैयारी। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन अब शुरू होते हुए दिख रहा है, आप नजर डाल लीजिए कि किस तरह की शुरुआत होगी। और इस बीच हम रुपए की शुरुआत पर भी नजर डालेंगे और बता दूं आपको कि किस तरह की क्लोजिंग हुई थी। रुपए में 67 रुपए 78 पैसे, 67.78 ये था क्लोजिंग रुपए का। शुक्रवार के सेशन में बेहतरीन रिकवरी रुपए में निचले स्तरों से आती हुई दिखी थी। क्रूड के दामों पर देखिए $35 के आसपास का भाव, तो निचले स्तरों से क्रूड में भी अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है। ऊपरी लेवल्स पर ये होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, तो यहां पर भी एक नजर रखिए कि आज किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन शायद एलएनटी पर देखने को मिले। फिलहाल बाजारों में तैयारी खुलने की हो चुकी है और 126 अंक ऊपर दिख रहा है। सेंसेक्स 17 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। निफ्टी, मारुति 2.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% नीचे, इंडसइंड में 1% का नुकसान पहली टिक पर, टाटा पावर 3% मजबूत, महिंद्रा में मजबूती दिख रही, सिप्ला जैसे शेयरों में खरीदारी, एक्सिस यस भी मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन के शुरुआती कारोबार में। रुपए की चाल पर भी नजर रखेंगे। 67.78 ये थी क्लोजिंग। देखना होगा कि आज क्या कुछ और मजबूती बढ़ पाती है अच्छे दमदार प्रदर्शन के बाद, जो कि हमने शुक्रवार को देखा था। लेकिन जहां पर तक स्टॉक्स का सवाल है, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति आज अपने मंथली सेल्स नंबर पेश करेंगे, उससे पहले 2% से ज्यादा कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में 2% के आसपास का नुकसान इस वक्त दिखेगा। 67.77 ये है लेवल रुपए का। तो एकदम शांत ओपनिंग होती हुई दिखी है करेंसी मार्केट में। थोड़ी सी मजबूती 3 से 4 पैसे की इस वक्त आती हुई दिख रही है, तो थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत कह सकते हैं करेंसी मार्केट की। तो यहां से संकेत किसी तरह के कोई खराब नहीं है, कम से कम ये राहत की बात है कि करेंसी मार्केट से संकेत आपको स्टेबल दिख रहा है। ये इस वक्त का संकेत सबसे बड़ा आपके लिए। सूज़लोन एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं। नतीजे उतने बुरे नहीं दिख रहे, हालांकि नुकसान तो है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिखी है। स्टॉक इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में 3-3.5% मजबूत भी दिख रहा है। चार्ट्स पर मजबूत है या फिर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए? मानस, क्या करेंगे आप? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि काफी समय से 20 रुपए और 19 रुपए 50 पैसे
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बना हुआ था और पिछले दिनों स्टॉक ने वो लेवल्स ब्रेक करके नए लोज बनाए हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझता हूं कि अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि अब 21 रुपए 50 के लेवल्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी हो गया। अगर स्टॉक वो ब्रेक नहीं करेगा तो शायद हाई लेवल पे दबाव भी देखने को मिलेगा। गौरव, हेक्सावेयर, सेंचुरी टेक्सटाइल, अदानी एंटरप्राइजेज, इनके नंबर्स भी आज आने वाले हैं। ये बताइए, नतीजों से पहले किसी शेयर में किसी तरह की पोजीशंस बनाने की राय आपकी? देखिए, हेक्सावेयर थोड़ा सा एक पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि काफी एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है और रिजल्ट्स के पहले फ्यूचर्स में थोड़ा सा एक डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस के साथ में आप कॉल ऑप्शन वगैरह बाय कर सकते हैं, चाहे वो हेक्सावेयर हो गया, सेंचुरी टेक्सटाइल में आप कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन वगैरह बाय कर सकते हैं, वो थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन अग्रेसिवली कोई चीज अभी मत कीजिए, क्योंकि आज थोड़ा बहुत प्रेशर ओपनिंग के बाद में अगर निफ्टी सस्टेन ना करे, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप पॉजिटिव राय रखिए, लेकिन अग्रेसिवली कोई पोजीशन मत लीजिए। फिलहाल एग्रेसिव पोजीशन न लें, ये राय है इस वक्त। और स्टॉक्स जो आज कमजोर दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक अब 1% नीचे है। ग्रासिम देखिए 3% मजबूत है, नंबर्स काफी बेहतरीन आए थे ग्रासिम के, मैं देख ही रहा था। क्या कहेंगे, खरीदारी की राय है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ग्रासिम में, गौरव? ओपनिंग अगर 3% के करीब अगर हो रही है तो मेरे हिसाब से फिर नहीं है, क्योंकि स्लो मूवर है और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज के फिर भी हो सकते हैं। तो इसके मेरे हिसाब से ओपनिंग अगर 3 से 4% हो रही है तो मैं राय नहीं दूंगा बाय करने के लिए। अगर हाँ थोड़ा वापस नीचे आ रहा है या फ्लैटिश ओपनिंग हो रही है तो आप एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही है और यहाँ पे आपको और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। शॉर्ट रोल्स अग्रेसिवली नहीं हुए हैं, वो भी एक अच्छा संकेत है, लेकिन फिर भी 3-4% ऊपर बिल्कुल मैं इसमें राय नहीं दूंगा बाय करने की। चलिए, यहाँ पर अगर बहुत ऊपर खुलता है तो यहाँ पर अवॉइड करिए इस शेयर को। इन स्टॉक्स पर नजर होगी। एलएनटी देखिए 2% की मजबूती के साथ खुलेगा प्री ओपनिंग सेशन, ये संकेत दे रहा है जितने खराब नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस ट्रीट कर रहा था उतने कमजोर दरअसल नंबर्स लग नहीं रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स भी काफी बन गए थे, वो आज कवरिंग भी देखने को मिलेगी और बाजार भी ऊपर है। इसके अलावा जिस शेयर पर नजर होनी चाहिए वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसका ओएफएस 2.5 गुना भरा था, देखना होगा ये आज किस तरह से खुलता है प्री ओपनिंग सेशन में। हालांकि थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन ओएफएस को शानदार रिस्पांस मिला था, इसके सरकार ने 10% जो हिस्सेदारी बेची थी। फ्यूचर लाइफ स्टाइल, इस पर नजर रखिएगा, नंबर्स काफी अच्छा आए थे, 12% मजबूती के साथ ये शेयर खुलेगा। और साथ ही नजर रखिए 2 ऐसी कंपनियों पर, नेल्को और एलिकॉन, जो घाटे से मुनाफे में आई थी। फ्यूचर लाइफस्टाइल, एलिकॉन, नेल्को, चार्ट देखकर मानस क्या व्यू बन रहा है इन तीनों शेयरों पर? नेल्को भी करीब 7-7.5% मजबूती के साथ खुल रहा है। देखिए, एलिकॉन की जहां तक बात है, कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 90 रुपए से स्टॉक गिर रहा था। अब मैं समझता हूं जब तक स्टॉक 70 रुपए के लेवल्स ब्रेक ना करे तब तक आपको यहां पर खरीदारी नहीं करनी है। नेल्को की जहां तक बात है, ऐसा लगता है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है कुछ टाइम पहले ही, जब स्टॉक अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद जिस तरह रिकवरी देखने को मिली है, स्टॉक 50 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। उम्मीद की जा सकती है कि जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगी, 115-120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर जो हमने लास्ट सेशन में गिरावट देखी उस पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 94 के नीचे लगाने चाहिए। ओके, तो ये राय है नेल्को में, मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन एक और स्टॉक जो कमजोर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, जेएसडब्ल्यू स्टील, बाजार बंद होते होते इसके नतीजे आए थे और नतीजे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं हर एक फ्रंट पर, और स्टॉक 1.5% का नुकसान दिखा रहा है। गौरव, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या कहीं अब भी शॉर्ट करने के मौके हैं या फिर दूर रहे? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को भी पुट ऑप्शंस वगैरह दिलवाए थे, इसके 1000 स्टॉक के पुट ऑप्शंस दिलवाए थे। इसमें अगर आप रोलओवर्स देखेंगे तो काफी जो लॉन्ग्स थे वो कैरी ओवर नहीं हुए थे, तो लग रहा था कि प्रेशर वगैरह आएगा स्टॉक में। आईवीज ड्रॉप हो गए हैं, वो एक इश्यू है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 1 या 1.5% नीचे खुल रहा है तो शायद आपको और मौका मिल जाए नीचे आने का, क्योंकि जो सबसे इसमें प्रेशर आ सकता है 1060 के नीचे, वो मेरे से काफी अग्रेसिव आ सकता है और एक बार स्टॉक 1000 टेस्ट कर सकता है। तो अगर ये 1040, 1045 के करीब अगर आ रहा है तो 1060 से अगर किसी को चाहिए तो 1060 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा ज्यादा अग्रेसिव ना रही, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक होता है, तो अग्रेसिव नहीं कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से 1020, 1000 के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर 1045 तक ओपन हो रहा है तो। ओके, तो ये राय है इस वक्त इन सारे स्टॉक्स पर। लेकिन देख लेते हैं आज
आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां हैं? 7:30 बजे स्टॉक 2020 का जो मैच हुआ था, कौन से 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो हमारे दोनों कैप्टन ने आपके लिए सुझाई? रिकैप। देख लेते हैं कि दोनों ही कैप्टन्स की टीम किस तरह से निकल कर आई है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज यहां पर तेजी करी है क्योंकि यहां पर चर्चा चल रही है कि एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग को जल्द मंजूरी मिल सकती है। EIL का OFS ओवर हो चुका है और अच्छा सब्सक्राइब हुआ, 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। नेल्को के नंबर काफी अच्छे आए, एडवांटा के नतीजों भी बाजार को पसंद आए। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज, दो ऐसी एविएशन कंपनियां जिसको सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है क्योंकि ETF के दाम 12 से 13% तक घटाए हैं ओवर द वीकेंड। डिपेंडेबल के तौर पर एलिकॉन इंजीनियरिंग को सेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है, यहां पर भी अच्छे नतीजे आए हैं और इसके चलते यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वेदांता और औरोबिंदो फार्मा यहां पर नेगेटिव खबरें हैं। वेदांता में एक्सपेक्टेशन काफी सारी थी कि केन और वेदांता का विलय को लेकर जो नई शर्तें हैं उस पर बोर्ड बैठक होगी और उसके बाद उसमें से पॉजिटिव आउटकम निकल कर आएगा, लेकिन चर्चा चल रही है कि शायद LIC सेम पेज पर नहीं है। औरोबिंदो फार्मा में जिस तरह से US FDA ने अपनी जांच में ऑब्जर्वेशंस बताई हैं उसको लेकर आज दबाव रह सकता है। फ्यूचर लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी जहां पर मुनाफा काफी अच्छा बढ़ा है, एक तेजी यहां पर भी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। फटाफट से आप मेरी टीम में देख लें, इसमें कोई भी गेंदबाज नहीं है, सारे के सारे बल्लेबाज हैं और DHFL हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर रहा है, अपने पार्टनर को करीब 23% हिस्सा और बेच रहा है, इससे इसको फंड्स भी मिलेगा और करीब 500 करोड़ रुपए अपने कारोबार विस्तार पर लगा रहा है। मैरिको के रिजल्ट्स काफी शानदार थे और बाजार की उम्मीद से काफी अच्छा है और इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 10% है, जो कि इंडस्ट्री के 5 से 6% की एवरेज पे मिल रहा था, उससे कहीं बेहतर दिखाया है। साथ ही हिम्मत सिग्नल सीड के अगर आप देखें तो इसके भी एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और साथ ही इसको रुपए डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है और इसके अलावा ये ग्रोथ जो आई है वो भी काफी अच्छी है इसके रिजल्ट्स में। जिंदल पॉली के रिजल्ट शानदार थे, 19 लाख से सीधा 43 करोड़ का प्रॉफिट आया है और साथ ही जिस सेगमेंट पे है उसमें इसकी पीयर भी लिमिटेड है और मार्जिन में काफी अच्छा एंजॉय कर रहा है, तो जिंदल पॉली पे आप नजर रखें। ग्रासिम के रिजल्ट्स भी काफी शानदार है, बाजार की उम्मीद से काफी बेहतर है और इसके अलावा जो VSS सेगमेंट है इसका उसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, केमिकल सेगमेंट में भी ग्रोथ है और कैपेक्स करीब 400 करोड़ का बढ़ रहा है। इसके अलावा डिपेंडेबल शेयर्स की लिस्ट में GM फाइनेंशियल, इंटरग्लोब के साथ ही पंथलैब और एल्कम के IPO का इसको बेनिफिट इस बार मिलेगा इस क्वार्टर के अंदर और साथ ही थायरोकेड का IPO बैंकर्स भी यही है। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन को अब ट्रेड बढ़ने का बेनिफिट मिलेगा, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स वापस ऊपर हो रहा है, ल्यूपिन को बेनिफिट है, हरी झंडी मिली है US FDA से, सेल्जर को काफी अच्छे ऑर्डर्स इनफ्लो है, 5 तारीख इसके रिजल्ट भी इसका बेनिफिट आएगा और साथ ही पिडिलाइट्स पे भी आप नजर रखें क्योंकि इसके रिजल्ट बेहद शानदार थे। तो ये थे 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए, आप यहां पर नजर बनाकर जरूर रखें। लेकिन एक और स्टॉक जो मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है यहां पर, जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, प्री ओपनिंग से जस्ट पहले तिलकनगर इंडस्ट्रीज 7% मजबूत दिख रहा है इस खबर के दम पर। मानस चार्ट पर बताएं क्या सिचुएशन है स्टॉक के लिए, क्या खरीदारी का मौका है या फिर देर हो चुकी है, क्योंकि मेरे ख्याल से शुक्रवार को भी ये तेजी के साथ बंद हुआ था। देखिए अगस्त के आसपास मेरे ख्याल से 16 रुपए के आसपास लो बने थे और इस बार भी स्टॉक ने 16 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई है। अब केवल इंतजार इस बात का है कि 22 रुपए 50 पैसे के लेवल्स ब्रेक हो जाएं। अगर 22 रुपए 50 पैसे के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक कम से कम 28 से 29 रुपए के मूव दिखाएगा। उससे पहले मैं समझता हूं कि अगर आपके पास है तो आप बने रहें, आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 19 रुपए 90 पैसे के आसपास कर लें और अगर 22 रुपए 50 पैसे के लेवल्स ब्रेक हो तो डेफिनेटली वहां से 7-8 रुपए का मूव मिलेगा, तब आप वहां पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, नई खरीदारी करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अच्छी तेजी 7% के आसपास की देखी जा चुकी है। 19.90 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए अगर आपके पास ये शेयर शुक्रवार को आपने खरीदा है तो। लेकिन आप देखिए ICICI बैंक यहां पर कमजोरी देखने को मिलेगी साफ तौर पर आज के सत्र में। बैंक निफ्टी पर फिर देखना होगा किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन एविएशन कंपनियों पर नजर रखिए। आज ये पैक सबसे अच्छा तेजी दिखा सकता है। स्पाइस जेट 6% ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में। इसके साथ साथ इंटरग्लोब एविएशन और जेट में भी एक अच्छी तेजी की शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। ल्यूपिन एक और ऐसा शेयर है जहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है और एक रिकवरी देखने को मिल सकती है केन में, क्योंकि यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी शुक्रवार को और आप देखिए केन इंडिया भी आज मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखिए। इसके अलावा नजर रखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, इसके नंबर्स जो है अच्छे आए थे। बिरला कॉर्प, इसके नंबर्स अच्छे आए थे। साथ ही नेल्को, एलिकॉन, एडवांटा,
GIC हाउसिंग फाइनेंस, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए थे ओवर द वीकेंड। चोला फाइनेंस के भी नंबर्स अच्छे और शारदा क्रॉपकेम के भी नंबर्स अच्छे, तो इन कंपनियों के ऊपर आज नजर होनी चाहिए। अच्छे नंबर्स के दम पर और खराब नंबर्स के दम पर राज टीवी पर नजर रखिएगा, बेहद कमजोर नंबर्स आए हैं। इसके साथ साथ इंडिया ह्यूम पाइप्स और सारदा, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कमजोर नंबर्स पेश किए थे, तो इनके ऊपर भी आज नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं नंबर्स वाली लिस्ट में भी देख रहा था जहां पर काफी लंबी लिस्ट और काफी बड़ा एक्शन नंबर्स के दम पर साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। ईपीसी इंडस्ट्रीज 10% ऊपर है। ये बता दूं आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कारोबार ये करती है। ईपीसी इंडस्ट्रीज फंडामेंटली ट्रैक करते हैं आप अविनाश, नजर है आपकी? नहीं, इनफैक्ट ये कंपनी महिंद्रा ने लेने के बाद काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हमने नंबर्स में देखा है। इनफैक्ट ड्रिप इरिगेशन में इन्होंने महिंद्राज ने इस कंपनी को खरीदने के बाद एंट्री की है और जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल इस बिजनेस में है, मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली अपने जो पिछले लॉसेज है वो पूरी तरह से वाइप आउट करे। क्लियरली मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में हो सकता है कि कंपनी वापस अच्छे ब्लैक में आए और पॉसिबली डिविडेंड भी दे। और ये कंपनी आगे भी अगर हम देखें तो जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल एग्री स्पेस में है, हमें लग रहा है कि बजट में भी शायद एग्री रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स आएंगे वो ड्रिप इरिगेशन के लिए डेफिनेटली फायदेमंद हो सकते हैं। तो क्लियरली इसको वॉच पे रखना चाहिए और विद इन द गिवन स्पेस मेरे ख्याल से काफी लिमिटेड प्लेयर्स है। जैन इरिगेशन जो इस स्पेस में मार्केट लीडर है और ईसी इंडस्ट्रीज ये जो है ये डेफिनेटली महिंद्राज ने जो लिए ये भी आगे चल के अच्छी करनी चाहिए। ओके, चलिए तो ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। जैन इरिगेशन, ईपीसी इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजों के दम पर आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है। फ्यूचर लाइफस्टाइल अब 12% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। एसजेवीएन एक और ऐसा स्टॉक है जहां 2.5-3% की तेजी होगी, इस तरह के संकेत मिलते हुए आईडीबीआई बैंक के नंबर्स के बाद यहां पर 2% की तेजी के साथ यहां पर शुरुआत होगी। एफएनओ में कोई पोजीशन आप लेना चाहते हैं, एक अपना पिक बताइए गौरव, जहां पर आपको लगता है तेजी करनी चाहिए आज के सत्र में। एक अरविंद अच्छा लग रहा है, अरविंद फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं, अच्छे पोजीशंस बनना शुरू हो चुके हैं। 325 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल्स वगैरह भी हैं, आप बाय कर सकते हैं। 335 से 340 का इसमें लक्ष्य रखिए। 322 के स्मॉल स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, काफी अच्छा इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। ओके, और मैरिको इस बीच देखिए 2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। इसी पर एक क्विक चेक ले लेता हूं मैं आपसे। गौरव, क्या ट्रेड करना चाहिए मैरिको में? ये मेरे को मुझे लग रहा है 2% दिखा, लेकिन काफी अच्छा एक मूवमेंट दे सकता है क्योंकि काफी ज्यादा उसमें शॉर्ट्स बने थे। रिलेटिवली लिक्विड नहीं है लेकिन फिर भी शॉर्ट्स वगैरह काफी अच्छे बने थे। तो अगर 220-225 अगर सस्टेन करता है तो आपको अच्छी रैली मिल सकती है 235-240 तक आने वाले दिनों में। शॉर्ट कवरिंग काफी अग्रेसिव हो सकती है, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बाय से लेना बेहतर होगा। ओके, तो पॉजिटिव रखें मैरिको में। बायस अच्छे नतीजों के बाद देखना होगा आज कितनी तेजी होती है। कितनी तेजी हो रही है ये देख लें आप प्री ओपनिंग सेशन में। 111 अंक, ये अच्छा आंकड़ा है 111 का, जहां पर खुलेगा सेंसेक्स ऊपर, यानी कि खुलते ही आप 25,000 का आंकड़ा देख सकते हैं, उसके बेहद नजदीक खुलेंगे। एक अच्छा आंकड़ा जो आप सेंसेक्स पर देखना चाहेंगे और एक अच्छा आंकड़ा जो निफ्टी पर देखना चाहेंगे वो होगा 7,600 का, उसके बेहद करीब खुलने के संकेत। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी 45 अंक ऊपर दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो शुरुआत हो रही है वो सिर्फ 35 अंक ऊपर होती है दिख रही निफ्टी पे। तो 7,600 देखते हैं शुरुआती कारोबार में हम पार कर पाते हैं या नहीं, पहली बात। बैंक निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, लेकिन जो सुबह से मैं कह रहा हूं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर नजर रखिए, वहां पर ज्यादा बेहतर शुरुआत होने के संकेत है, ये आते हुए दिख रहे हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 100 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 25 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। यहां पर तेजी 1/4% की सेंसेक्स और निफ्टी में होती हुई दिख रही है। आइए स्टॉक्स पर नजर डालिए। एलएनटी 3% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। ग्रासिम 3% ऊपर है, ल्यूपिन 2% मजबूत, केन इंडिया में 1.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी मजबूती के साथ खुले हैं। कमजोर क्या है? आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, आईटीसी जैसे दिग्गजों से दबाव है। टीसीएस नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो 1 से 2% कमजोर है और यहीं से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। दबाव पूरी तरह से दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 7,600 के नजदीक पहुंचकर निफ्टी पर साफ तौर पर बिकवाली का दबाव। 5 पॉइंट की तेजी महज बची है निफ्टी में और सेंसेक्स सिर्फ 13 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी लाल निशान में और मिड कैप इंडेक्स जरूर आधा से 1% मजबूत है। तो आज के स्टार परफॉर्मर है वीकेंड के नतीजे वाले 2 बेहतरीन स्टॉक। ग्रासिम 4% का बड़ा उछाल टॉप गेनर निफ्टी पर और 3.25% एलएनटी मजबूत है। यस बैंक ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है 2% मजबूत। फार्मा शेयरों में सन लुपिन तेजी को लीड करते हुए साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। आइए वायदा कारोबार का हाल बता दूं। औरोबिंदो फार्मा टॉप लूजर 4% नीचे, सीमेंस 4% नीचे। ये 2 स्टॉक के जो नुकसान में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर 2% का नुकसान दिखेगा नतीजों के बाद। मजबूत क्या है?
जेट एयरवेज 4% के गेंस के साथ टॉप गेनर, और एलएनटी और ग्रासिम की हमने बात की। मैरिको जो कह रहे थे मानसवी की काफी अच्छी तेजी हो सकती है, 2.5% मजबूत है, 228 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में उतनी मजबूती नहीं दिख रही। हरे निशान में जरूर है, लाल निशान में नहीं फिसले, लेकिन एक शांत कारोबार पॉजिटिव साइड पर इस वक्त होता हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हांगकांग, शंघाई, ताइवान, ये सब ऐसे बाजार हैं जहां से 1-1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं से ही आप देखिए जो क्यूज है वो भारतीय बाजारों ने भी उठाए हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन जिस तरह से अनिल बता रहे हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 4% मजबूत इसलिए है क्योंकि आप देखिए चर्चा चल रही है कि अब ये भी डेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे। हालांकि 7% की तेजी हो चुकी थी, इसलिए और ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिल रही, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ यहां पर शुरुआत हुई है। एविएशन शेयरों में तेजी है, तीनों ही शेयर देखिए, जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर तेजी बनी हुई है। साथ ही नजर रखिए कुछ ऐसी कंपनियों के जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं, नेल्को, एलिकॉन, ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस से प्रॉफिट में आई हैं, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है आज के सत्र में। साथ ही जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स मजबूत आए, देखते हैं वो शेयर किस तरह से इस समय खुला है। और नजर होगी एडवांटा पर भी, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 2.25% ऊपर, एडवांटा का शेयर देखिए करीब 3% ऊपर, और साथ ही फ्यूचर लाइफस्टाइल में एक अच्छी तेजी देखने को आज के सत्र में मिल रही है। शारदा क्रॉपकेम, कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छे नंबर आए, फ्यूचर लाइफस्टाइल तो 10.5% मजबूत है। कमजोर नंबर्स आए हैं राज टीवी के, इस पर भी नजर रखिए, यहां पर हमने देखा था एक्सपेक्टेशंस थी अच्छे नंबर्स की, लेकिन नंबर्स काफी वीक आए। राज टीवी इस समय कुछ खास ट्रेड यहां पर नहीं हो रहे हैं। पेनिनसुला लैंड, नवीन फ्लोरीन, इंडियन ह्यूम पाइप से कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिहां राज टीवी अब 2.5% नीचे, ये इन शेयरों ने कमजोर नंबर्स पेश किया है, इसीलिए यहां पर प्रेशर देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे सुजलॉन, यहां पर हालांकि ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन आप देखिए इस शेयर में आज कोई रिलीफ रैली नहीं है, 5% कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और वेदांता जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी इस एक्सपेक्टेशन में कि कुछ ना कुछ आउटकम पॉजिटिव निकल कर आएगा केन वेदांता डील का, लेकिन आप देखिए आज ये शेयर 2% कमजोर है और केन देखिए 2% ऊपर है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे बाजार खुलने से पहले कि आज एक उल्टा ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, वैसा ही कमोवेश यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जो काफी बेहतरीन एक्शन में साफ तौर पर दिख रहे हैं। मारुति के देखिए 0.5% के आसपास की मजबूती यहां पर बनती हुई दिख रही है, तो ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल नतीजों के दम पर साफ तौर पर एक्शन दिख रहा है। नतीजों के दम पर एक और स्टॉक जो काफी कमजोर है वो है सुजलॉन, 5% अब नीचे हो चुका है। एस्टेक लाइफ 10% नीचे, ये स्टॉक आपको नजर आएगा। IFB इंडस्ट्रीज कमजोर नतीजों के बाद ये भी 5% नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है, लेकिन नतीजों के दम पर अगर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज कहीं है तो वो है EPC इंडस्ट्रीज की। और गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट बनाने वाली ये कंपनी 6% मजबूत। इसके लिए कुछ और भी पॉजिटिव खबरें आई थी, जहां से मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन कुछ और खबरें थी नतीजे के अलावा भी। नतीजे तो दमदार थी, आप देखिए 6.5% के आसपास की तेजी होती हुई दिख रही है। एक और NBFC चोलामंडलम फाइनेंस 5% का बड़ा उछाल नतीजे के बाद इस स्टॉक में भी होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल स्टेबल है मार्केट। 7,575 ये है लेवल निफ्टी का, और सेंसेक्स है 24,900 पर। इस लेवल पर ट्रेड आपका क्या होगा गौरव निफ्टी पर, सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से? देखिए ये लेवल्स पे मुझे लगा थोड़ा सा प्रेशर आपको मिलेगा, आपको 7550 के आसपास निफ्टी पर मिल जाना चाहिए। 7550, 7560 आप वहां पे बाय कीजिए, और 7540, 7535 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। वापस एक बार 7620 के आपको लेवल्स दिखा सकता है, 7610 के लेवल्स आपको इंट्राडे देखने मिल सकते हैं। अनिल, जो आप खबर कह रहे थे गॉडफ्रे फिलिप की, वहां पर मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त किया गया है उनके रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, वो एक खबर थी जिस पर बाजार कोई खबर थी पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन मार्जिन में थोड़ी कमी देखने को मिली थी। इस कंपनी के 7.8% से घटकर 6.6% के आए थे, लेकिन मुनाफा देखिए वो 29% बढ़ा था, 6.5% ऊपर। हालांकि 7,000 के आसपास ही शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, कुछ खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव खबर है। बाजार देखिए अब ऊपरी स्तर से थोड़े से हल्के होते हुए, और कल्पित फिर से वही है बैंक निफ्टी, इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे? अविनाश बताइए, क्या माफ कीजिएगा मानस बताइए, कैसे अप्रोच करेंगे इसे आज? देखिए बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, मैं समझता हूं जब तक बैंक निफ्टी 15,700 के स्तर को ब्रेक ना करे तब तक बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो डेफिनेटली आप उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी 16,200 के आसपास आएगा,
जो कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। तो अगर बैंक निफ्टी 15,700 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है तब निफ्टी के लिए भी एक डिसेंट अप मूव देना मुश्किल होगा। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल बैंक निफ्टी का इस टाइम है, और अगर 15,700 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाएं। ओके, तो बैंक निफ्टी 15,700 बहुत दूर दिखता है। 15,700 पार करने में मुश्किल होगी क्योंकि सरकारी बैंक तो साथ दे ही नहीं रहे। बिल्कुल वैसा आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज बैंक जिसका बड़ा वेटेज है बैंक निफ्टी में, वो भी देखिए सबसे ज्यादा कमजोर है। और देखिए आज ऑटो सेल्स नंबर्स के पहले क्या कमजोर है, हीरो मोटोकॉर्प, जो हम सुबह आपको बता रहे थे कि 2 व्हीलर्स में तो कोई कुछ खास होने वाला है नहीं। तो हीरो कमजोर है, महिंद्रा कमजोर है क्योंकि हमने सुबह आपको कहा देखिए ट्रैक्टर वाले में कुछ नहीं होगा, यूटिलिटी व्हीकल्स जो कि महिंद्रा बनाती है, ट्रैक्टर जो महिंद्रा बनाती है, दोनों में कुछ खास नंबर्स आएंगे नहीं। उसका साफ असर आपको सुबह सुबह आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल रहा है। गौरव, अगर इनमें से कोई एक शॉर्ट कॉल लेना हो, और मैं शॉर्ट की बात इसलिए कर रहा हूं, देखिए बाजार फिसल गए ऊपर से, अब लाल निशान में आ गए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही, और बैंक निफ्टी को देखिए 0.5% कमजोर है। क्या शॉर्ट करेंगे आप ऑटो में? देखिए थोड़ा बहुत जो वीक लग रहा है वो है हीरो मोटर ही लग रहा है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स वीक हैं वो वीक ही रहेंगे, चाहे निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए। तो मैं ऑटो सेक्टर में अगर सिर्फ एक व्यू है तो वो हिसाब से मुझे जो वीक लग रहा है वो है हीरो मोटर कॉर्प, जो मेरे हिसाब से लो बीटा भी है। तो अगर आप रॉन्ग एंड पे भी जाते हैं ट्रेड तो भी बहुत ज्यादा खोने को नहीं है, वो हिसाब से मैं कहूंगा। अदरवाइज जो स्टॉक्स वीक है उनको आप पकड़े, जैसे हिंदुस्तान जिंक वगैरह है, वीक लग रहा था, अगर वो सस्टेन करता है 164-165 के नीचे तो एक बार वापस 150 दिखा सकता है, तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऑटो पैक में जो वीक लग रहा है वो है हीरो मोटर। अच्छा, एक और वीक स्टॉक की बात करता हूं मैं, और वो है जस्ट डायल, और आज अब 600 का लेवल भी इसने तोड़ दिया, 600 के भी नीचे आ गया। ये इसकी चालू कावेरी सीट जैसी दिख रही है वायदा कारोबार में। अविनाश, क्या हो रहा है इस शेयर में? रोज गिरा, आज फिर से 2.25% नीचे। मैं एफएनओ में देख रहा हूं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज सुबह सुबह अगर शुरुआत की 5-7 मिनटों में किसी में हुआ है तो वो जस्ट डायल में 3.25% बढ़ा है। नहीं अनिल जी, जो रिजल्ट्स आ गए वो बहुत ही खराब थे, इनफैक्ट काफी बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इबिटा फ्रंट पे कंपनी ने काफी नेगेटिव सरप्राइज दिया है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का मॉडल इस कंपनी का है, आगे अगर कोई चेंज इस बिजनेस मॉडल में नहीं आता है आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए, मुझे लग रहा है कि मार्जिन में काफी सिग्निफिकेंट दबाव रहेगा। और जिस प्रकार से स्टॉक गिरा है, मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में ही करीबन 25-30% स्टॉक डाउन हो चुका है, ऑलमोस्ट इनके लिस्टिंग प्राइस से क्लोज अभी प्राइस आ गई है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के वैल्यूएशंस अभी भी इस स्टॉक को मिल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आएगा। चलिए, कोई पॉजिटिव सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा यहाँ पर, और गिरावट में देखिए खरीदारी तो बिल्कुल मत करिएगा। इस शेयर में काफी वीक डिप पे है ये शेयर, और बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस शेयर में। लेकिन ऑटो कंपनियों की हम बात कर रहे थे, टीवीएस मोटर के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, 17% सेल्स बढ़ेगी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और बजाज के नंबर्स में भी 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन दोनों चार्ट्स देखकर बताइए, इन दोनों में से बेटर कौन से लगते हैं और क्या तेजी करनी चाहिए? मानस, ये भी बताइए। देखिए, इन दोनों स्टॉक की अगर बात करिए तो मैं समझता हूं कि अगर आप निवेशक हैं तब तो आप बिल्कुल टीवीएस मोटर्स में निवेश कर सकते हैं। आपका नजरिया अगर 7 to 8 मंथ्स का है तब तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, और रैली के बाद कंसोलिडेशन देखा जा रहा है जहां पर स्टॉक बहुत गिरावट नहीं दिखा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आप 7 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके चलें तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 340-350 तक के स्तर देखने को टीवीएस मोटर्स में मिलेंगे, और आपको स्टॉप लॉसेस 270 के नीचे लगाने हैं। तो निवेश के हिसाब से तो यही बाई करना है। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से ऑटो क्षेत्र की बात करिए तो मैं समझता हूं कि आपको एमएनएम पे अभी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आज हमें गिरावट देखने को मिली, बट ये क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, इसलिए यहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं हाई लेवल पर रेजिस्टेंस मिलने का बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट जैसे ही 1250 के ऊपर निकलेगा, मैं समझता हूं कि वहां से कम आपको 75 से 80 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको नजर रखनी है एमएनएम पे। अगर 1250 के लेवल्स ब्रेक हो तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर राय। वेदांता शॉर्ट करेंगे, अब भी फिर से 70 के लेवल पर आ गया है। गौरव, क्या राय है आपकी? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, मुझे इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फिलहाल लगने दे, जो हिसाब से पोजिशंस वगैरह बने हैं
एक थोड़ा सेटबैक आप बोल दीजिए, अदरवाइज मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रेशर वाला देखने मिलेगा। एक अच्छा शॉर्ट टर्म बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कीजिए, नीचे अगर आता है 68.5 तक तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। एक 65 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और वापस आप बाय कर सकते हैं कि आपको एक बार 74-75 तक के लेवल आपको दिखा सकते हैं। ओके, एक और खबर जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वक्रांगी लिमिटेड ने टाई अप किया है टाटा AIG के साथ में, ये खबर आती हुई दिख रही है। स्टॉक पर एक बार नजर डालते हैं किस तरह का प्रदर्शन है आज। 1.5% के आसपास की मजबूती इस स्टॉक में दिख रही है। इसके चार्ट्स बताएं, मानस क्या कह रहे हैं? देखिए, ये यहाँ तो आउट परफॉर्मेंस पहले भी देखा जा चुका है और पिछले दिनों जब स्टॉक करेक्ट भी हुआ तो 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में एक डिसेंट रैली दिखा चुका है। मैं समझता हूँ कि 190 जरूर एक रेजिस्टेंस है, बट चार्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि 190 के लेवल्स भी शायद आने वाले टाइम में ब्रेक होंगे। स्टॉक 210-215 में जाने की कोशिश करेगा, उस रेंज में जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ छोटी सी गिरावट आए, स्टॉक 180-175 की रेंज में आए तो वहां पर आप लॉन्ग बनाए, स्टॉप लॉस 165 के नीचे रखें। चलिए 175 का इंतजार करिए, जब नीचे आता है तब वहां पर खरीदारी करिए। अभी फिलहाल यहाँ पर नई पोजीशन की सलाह नहीं दी जा रही है, लेकिन वक्त है हमारे तीनों विशेषज्ञों से विदा लेने का। शुक्रिया आप तीनों का समय निकालकर CNBC आवाज पर आने के लिए और आज तमाम शेयरों पर और सेक्टर्स पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर डालिए, एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 35 अंक की रेंज में निफ्टी अब तक ट्रेड कर रहा है। 7600 के स्तर से कुल 8 अंक दूर थे हमने खुलते ही 7592 का स्तर देखा और 7556 का अब तक का लो है। तो इस 35 पॉइंट की रेंज में भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए, और दिक्कत की बात बैंक निफ्टी है, ये वो सेक्टर है जो आज 1/4% नीचे है, लेकिन मिड कैप्स का प्रदर्शन आप देखिए दिग्गजों से थोड़ा बेटर दिख रहा है। 1/4% से ऊपर ये इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो वहीं से थोड़ा सपोर्ट ओवरऑल बाजार में आता हुआ दिख रहा है। 880 शेयर मजबूत है और 350 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी रिकवरी शुक्रवार को दिखी है, क्या टिकाऊ है? क्या ये समझना ठीक है कि बाजार ने अपना एक परमानेंट या फिर टेम्पररी बॉटम बना लिया है? ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ FIs के मूड पर और ग्लोबल मार्केट्स पर, साथ ही भारतीय बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ रखने वाले एम्बिट कैपिटल के CEO एंड्रयू हॉलैंड साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एंड्रयू सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इज इट सेफ टू अज्यूम दैट 70 to 50 इज नाउ टेम्पररी और अ परमानेंट बॉटम? I think it's difficult to say it's a permanent bottom. There's a lot of global factors out there which could still come back to haunt us, but for the time being it looks that is the case in terms of the bottom of the market for the time being. And obviously, you know what the Japanese central bank did on Friday has given a fillip to markets globally, and I think the thinking is that by the action they've taken is really that central banks will continue to do whatever it takes to reflate their economies, and obviously now the focus will be on the European Union and the ECB in terms of what they do, and they've already said they'll look at it again in March. So that brings you to the question of was the Fed move in December a policy misstep, and we'll have to wait and see on that. But what it probably does is tell you that interest rates in the US are probably not going to rise as quickly as maybe was originally thought. Good morning, Mr. Andrew. I just wanted to know how will FIs behave now? We have been seeing 18 consecutive trading sessions they have been selling in Indian markets. Last trading session was the only one where we saw a small bit of buying. Do you think this buying will continue, or do you think FIs will remain bearish on Indian markets? I don't think they're bearish on Indian markets. I think they like what the stability of the economy, and in fact, most of the people I speak to is that the Indian market's a bit boring when you compare it to other emerging markets. So, in that respect, we're just suffering the fact that emerging markets as a class, it's being sold by investors, and obviously when you have redemptions, and India forms part of that in terms of raising cash. So it's whether you get now the stability in global markets, and as I just pointed out, it sounds as though central banks are going to keep that liquidity tap on
which will, in the very short term anyway, help markets and maybe kind of stabilise from where we are today. So, that could bring flows back to emerging markets, but obviously, we'll know over the next few weeks whether that stability for global markets is there to stay, or it's maybe just a temporary impact because of what Japan did. What's your expectation from our central banker tomorrow? Do you think any action will happen at RBI? Well, I think, what he said at Davos was obviously, given the inflation outlook or kind of falling inflation globally, that it does give him room to reduce rates further going forward. Whether he does it this time, given that he's also talking about fiscal consolidation and keeping fiscal targets in place, it's kind of a 50-50. I suspect he'll probably go with a rate cut. But I wouldn't be surprised if he didn't, given the global backdrop. But he can certainly do so if he wants to. He has that ammunition to do that, given where global interest rates are and inflation is at the moment. थैंक यू एंड्रू, आज समय निकालकर सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए और अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, कुछ रनअवे रैली नहीं है। 35 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, 14 अंक की बढ़त निफ्टी में देखी जा रही है। मिड कैप इंडेक्स में जरूर एक अच्छी तेजी है, आधे % के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी ये अंडर परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए एक और बाजार की दिग्गज आवाज से बात करते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी जी जुड़ चुके हैं। उदयन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को इस समय? कई दिनों की लगातार गिरावट के बाद हमने देखा शुक्रवार के सेशन में 400 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में, आज थोड़े स्टेबलाइज होते हुए। क्या लग रहा है, बॉटम बन चुका है या हम उसके करीब हैं, या फिर उछाल में बिकवाली करने की रणनीति जो पहले चल रही थी वही आगे भी चलेगी? आपका क्या व्यू है सर? गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा ये रैली से, क्योंकि ये एक ग्लोबल रिलीफ रैली है। जापान से जो न्यूज़ आया था लास्ट वीक, उसके चलते हुए इसको थोड़ा इम्पेटस मिला है। और जैसे अभी आप अपने पिछले गेस्ट से सुन रहे थे, ये हो सकता है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स को प्रॉब्लम को थोड़ा कुछ देर के लिए शांत रखने के लिए वो और लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। इसके चलते हुए एक थोड़ा सा कुछ दिन एक रेंज में रहने की एक संभावना आ गया है। लेकिन क्या एक परमानेंट बॉटम बन चुका है 70 to 50 पे? मुझे लगता नहीं है कि फंडामेंटल्स देख के ऐसे पक्का उम्मीद रखने चाहिए कि मार्केट का एक बॉटम हो चुका है और अभी मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। मेरा उम्मीद होगा अभी कुछ दिन के लिए मार्केट 7300 और 7700 के बीच में घूम सकता है। मैं 7700 7750 के ऊपर कोई उम्मीद नहीं रख रहा हूं करंट नियर टर्म रैली के लिए। उतना तक पहुंच गया ये भी बहुत है, अगर पहुंच जाता है तो नहीं पहुंचने का भी संभावना है। और मेरे ख्याल से मार्केट यहां पे ग्राइंड कर सकता है कुछ दिन, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज के नतीजे उतने अच्छे नहीं है। बहुत सारे डाउनग्रेड्स आ चुके हैं पिछले हफ्ते, खास करके निफ्टी कंपनीज में। और ये जो पिछले हफ्ते का रैली आपने देखा है, मुझे लगता है कि इसको एक ट्रेडिंग बाउंस को मान के ही चलना चाहिए। एक परमानेंट अप ट्रेंड या ऐसे कुछ मेजर रिकवरी अभी तक तो नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग मिस कर चुके हैं उन्हें ये लग रहा है कि अब 7500 के ऊपर भी आ गया, हम पहले 7250 7300 पर खरीद नहीं पाए, या म्यूचुअल फंड में जिन्हें और पैसा लगाना था। सर, आप ये कहेंगे कि जल्दबाजी ना करें, आराम से मौका मिलेगा, और क्या ये मौका बजट से पहले मिलेगा या बजट के बाद मिलने वाला है? देखिए अनिल, ये ट्रेडिंग एडवाइस है और ये बहुत सर्टेनिटी के साथ तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। अभी एक ऐसे माहौल चल रहा है बाजार में कि 2-4 इवेंट्स हैं। ग्लोबल लिक्विडिटी एक इवेंट कभी भी हो सकता है, कल एक आरबीआई पॉलिसी है, कुछ हफ्ते के बाद एक बजट है, तो ये सबके चलते हुए थोड़ा बहुत ट्रेडिंग मूव्स इधर उधर हो सकता है। लेकिन निवेशकों को, ट्रेडर्स को नहीं, निवेशकों को ये 200-300 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए कि 7300 में हमने खरीद नहीं पाया तो अभी 7500 में कैसे खरीदे या खरीदे कि नहीं। मेरे ख्याल से ये बहुत रेलेवेंट डिस्कशन नहीं है। रेलेवेंट डिस्कशन है कि अगले 3-4 क्वार्टर्स में क्या मार्केट का जो फंडामेंटल्स है, इसके चलते हुए मार्केट का अपसाइड ज्यादा है कि मार्केट का डाउनसाइड ज्यादा है, और ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है इसके चलते हुए क्या मार्केट एक नया बॉटम फॉर्म कर सकता है अगले 3 से 6 महीने में। अगर इसका आंसर है कि अभी भी कंडीशंस बहुत अनसर्टन है, तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैं यही राय आपको बहुत महीने से आपके चैनल में दे रहा हूं कि जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है ऐसे मार्केट में।
तो आप अभी शांत रहिए। ये 200-300 पॉइंट रैली में बहुत ज्यादा एक्साइटेड या डर मत जाइए कि मार्केट भाग गया और आप खरीद नहीं पाएंगे। मार्केट का माहौल मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है अभी। आप अभी वेट कीजिए, और जब भी बहुत खराब दिन आएंगे, जैसे 7200 में लगातार स्टॉक्स बहुत गिर गए थे, खरीदना है तो वैसे माहौल में खरीदिए। रैली के बाद बिल्कुल खरीदने की कोशिश मत कीजिए, खास करके अगर आप निवेशक हैं तो। ओके, तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए शेयर बाजार में नई खरीदारी लॉन्ग टर्म करने के लिए। लेकिन उदयन, जैसा कि आप हर बार कह रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आके कि काफी सारे कंपनियों के नंबर्स डिसअपॉइंट करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है, अब आपका व्यू क्या बन रहा है इतने करेक्शन के बाद? यहां पर और गुंजाइश है नीचे जाने की इन कमजोर नंबर्स के बाद, और आपका व्यू आईसीआईसीआई बैंक पर से क्या है इस समय? मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक और नीचे जाएगा अब अनिल, क्योंकि काफी गिरावट तो ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से पिछले साल का हाई है कुछ 385 रुपए, और अभी 225 पे ट्रेड कर रहा है। 40-45% गिर गया है ये बैंक स्टॉक, और ये एक बड़ा स्टॉक है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे ख्याल से इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट था उसको तोड़ दिया है पिछले 2 क्वार्टर में। उनका जो डिस्क्लोजर्स रहा है, जैसे उन्होंने डिस्क्लोजर किया ऑलमोस्ट फोर्स्ड होकर रिजर्व बैंक से, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि एसेट बुक में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उन्होंने लेंड किया, आप दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एसेट बुक देख लीजिए और आईसीआईसीआई बैंक के एसेट बुक देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक के एसेट बुक में वो सारे कंपनीज है जिनको वो कोई भी प्रूडेंट बैंकर लोन नहीं देता। वो जेपी एसोसिएट से, स्टील कंपनी से, सबसे ज्यादा रिस्की कंपनीज को उन्होंने लोन देके रखा है, और स्टेट बैंक उसका साथी है इसमें। ये दोनों हाथ में हाथ जोड़ के एक इन्वेस्टर का फंड्स लेके और डिपॉजिटर्स का फंड्स लेके बहुत ही वीक कंपनीज को लेंड कर चुके हैं, और उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया जब तक आरबीआई ने उनको फोर्स किया डिस्क्लोज करने के लिए। मेरे ख्याल से ये दोनों बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में एक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल डी रेटिंग जो इसको कहते हैं, वो होने का एक बहुत ज्यादा आशंका है। क्योंकि लोग कहेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक को हम अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं मानते, उसका बिहेवियर, लेंडिंग बिहेवियर पब्लिक सेक्टर बैंक के जैसा है, और उसका वैल्यूएशन भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जैसा होना चाहिए। इसमें कोई कारण नहीं है आईसीआईसीआई बैंक को कोटक बैंक या इंडसइंड बैंक की तरह देखने के लिए, क्योंकि वो ऐसा लेंड करता ही नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह सोचता है। तो लॉन्गर टर्म मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक उसके बुक वैल्यू की तरफ चला जाएगा, जिसका मतलब है कि वो 200 रुपए के नीचे भी जा सकता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मुझे तो डर लग रहा है वो डबल डिजिट्स ना हो जाए। ओहो, काफी डराने वाले ये लेवल से। लेकिन सर चलिए, कल बैंक्स के लिहाज से एक और बड़ा दिन है पॉलिसी का, जिसका जिक्र आपने भी किया। ये तो बात सही है कि इस बार किसी को उम्मीद है नहीं कि कोई बदलाव होगा, लेकिन आप क्या कुछ सुनना चाहते हैं आरबीआई गवर्नर से, और क्या कुछ वो बोले जिससे बाजार को डायरेक्शन आगे मिले? बाजार को तो शायद डायरेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आरबीआई के गवर्नर जो बोलते हैं वो सुन के तो मैं हर बार बहुत खुश होता हूं, क्योंकि वो बहुत अकलमंदी से बात करते हैं, और कभी कभी गवर्नमेंट को भी बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, और बैंक्स को तो बहुत दिन से बोल रहे हैं कि उनको भी कैसे नीति अपनाना चाहिए। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं कल रेट कट के लिए, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि अगर रेट कट आ भी जाए, एक ट्रेडिंग बाउंस के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे इकोनॉमिक स्थिति जैसा है अभी, आप कोई भी कंपनी से पूछ लीजिए कि क्या 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कम होने से वो बैंक से लोन लेके निवेश करने के लिए आगे आ जाएंगे। वो कहेंगे पागल हो गया तुम, 25 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हो, वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ है, हमारे डिमांड कहाँ है, हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे इसीलिए नहीं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हम इन्वेस्ट इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है कि आगे हमारा प्रोडक्ट के लिए डिमांड कब सुधरेगा। और मेरे ख्याल से जब तक वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, ये छोटे मोटे रेट कट से मार्केट को बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक दिन का 50-100 पॉइंट का निफ्टी रैली कभी भी हो सकता है सरप्राइज के कारण, लेकिन आई डोंट थिंक कि आरबीआई का जो पॉलिसी है वो बहुत बड़ा एक इवेंट है स्टॉक मार्केट के लिए या बॉन्ड मार्केट के लिए। अभी इवेंट वही होगा कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए तो वहां से कुछ सुधार आ सकता है। लोकली मुझे लगता नहीं है आरबीआई कुछ कर पाएगा जिसके कारण मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। चलिए, तो आरबीआई से अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो महज कुछ ही घंटों का या फिर दिनों का हो सकता है, उससे कुछ खास रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन आप अर्निंग्स की लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं उदयन। आप कह रहे हैं कि एसबीआई डबल डिजिट में आ सकता है, एलएनटी 200 के नीचे, आईसीआईसीआई 200 के नीचे आ सकता है। एलएनटी के ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूं, एलएनटी पर क्या व्यू बन रहा है, नंबर्स आपको कैसे लगे? मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन मार्केट्स को पता था कि रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं और उसीलिए रिजल्ट्स के
पहले एलएनटी काफी गिर गया था और इसी के कारण आज एक 40-45 रुपए का आपने रिकवरी देखा है स्टॉक में, क्योंकि मार्केट ने खराब अर्निंग्स को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका था। मार्केट को पूरा पता था कि एलएनटी के नतीजे उतने अच्छे नहीं आने वाले। अभी आज जो 50 रुपए का रैली आया है उससे आप एक्साइटेड मत हो जाइए कि एलएनटी ने बॉटम कर दिया और एलएनटी अभी यहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि एलएनटी का काफी प्रॉब्लम्स है। और मेरे ख्याल से आप देखते जाइए अगले 2-3 क्वार्टर में, हर क्वार्टर के नतीजे के बाद आप देखेंगे ये जो ब्रोकर कम्युनिटी है वो एलएनटी का अर्निंग्स एस्टिमेट्स नीचे करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि FY17 में, अगले साल में, एलएनटी का अर्निंग्स पर शेयर 50 रुपए 52 रुपए से ऊपर नहीं होगा। स्ट्रीट इससे बहुत आगे है, 60-65 रुपए बोल रहा है। मुझे लगता नहीं है 50-52 रुपए से ऊपर ईपीएस आएगा एलएनटी का। इसका मतलब है आज के प्राइस पे 1150 पे लगभग एलएनटी इतना गिरावट के बाद भी 22-23 पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट से बहुत सब्सटैंशियल प्रीमियम है। और एलएनटी का ऑर्डर बुक, उसका मार्जिन परफॉर्मेंस देख के मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो 23 पी मल्टीपल पे ट्रेड करता रहेगा। स्ट्रीट हमेशा बुलिश रहता है, आप कोई भी साल में देख लीजिए और साल के अंत में भी देख लीजिए, ब्रोकरेजेस हमेशा एलएनटी पे बाई लगा के रखते हैं और आईसीआईसीआई बैंक में हमेशा बाई लगा के रखते हैं और स्टॉक टूट जाते हैं उसके बाद 40%, 45%। तो एक ट्रेडिंग रैली अभी हो रहा है, वो 1200 तक लेके जा सकता है एलएनटी को। लॉन्गर टर्म मेरे ख्याल से काफी चैलेंजेस है एलएनटी का, क्योंकि एलएनटी का जो प्रॉब्लम है वो एक क्वार्टर में सॉल्व होने वाला नहीं है। उदयन सर, ये इस वीकेंड पे मैं वो ब्लैकबेरी बीबीएम पर एक मैसेज पढ़ रहा था एलएनटी पर, और उसका टाइटल ये था कि एलएनटी इज गोइंग आईवीआर सेल वे। अब वो किसने रिपोर्ट लिखी, ये किसका एनालिसिस था पता नहीं, लेकिन उसने आईवीआर सेल और एलएनटी को कंपेयर करने की कोशिश की। तो मुझे पढ़कर बड़ा डर सा भी लगा, नर्वसनेस हुई कि क्या एलएनटी में ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये एक टेम्पोररी 2-3 साल की प्रॉब्लम है एलएनटी के लिए, या फिर वाकई में हालत इतने बुरे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे कि एलएनटी आईवीआरसीएल की तरह चल रहा है। इस बारे में आप सोचना भी नहीं चाहिए। एलएनटी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है। प्रॉब्लम है, टेम्पोररी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, लेकिन कब ये प्रॉब्लम खत्म होगा ये दिख नहीं रहा है कि 1 साल लग सकता है, 1.5 साल और लग सकता है। ये बताना मुश्किल है कि ये कैपेक्स साइकिल में टर्न अराउंड कब होगा। लेकिन एलएनटी बिल्कुल आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि एलएनटी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में से है जिसका स्टॉक पेनी स्टॉक हो जाएगा और जिस लोन वापस देने में प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल नहीं। वैल्यूएशन और थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये हो सकता है कि एलएनटी इवेंचुअली इस साल आपको 1000 रुपए के नीचे के एक लेवल भी दिखा सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन एलएनटी में लॉन्गर टर्म कोई प्रॉब्लम्स होने की आशंका आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चलिए, बात तो एलएनटी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह की बाजार में अफवाहें चल रही हैं और कुछ अफवाहों के ऊपर मैं पढ़ रहा था कि सेबी भी काम कर रही है देखने के लिए कि कहां से वो जनरेट हो रही है, लेकिन बहरहाल 1000 के नीचे आ सकता है एलएनटी। जी आप कुछ कह रहे थे उदयन? लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, ये एलएनटी और आईसीआईसीआई बैंक की आप जो जिक्र कर रहे थे अनिल, आप पिछले हफ्ते का जो नतीजे आए हैं लार्ज कैप नंबर्स में, उसको आप देख लीजिए। हर सेक्टर में जो लीडर कंपनी है उन्होंने डिसअपॉइंट किया है और उसका अर्निंग्स एस्टिमेट ब्रोकर्स को कम करना पड़ा है। जैसे बैंक में आईसीआईसीआई बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी, हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी, टेलीकॉम में भारती, पावर में एनटीपीसी और ऑटो में मारुति। ये सारे लीडर लार्ज कैप कंपनीज है अपने क्षेत्र में, और हर वो कंपनी लार्ज कैप जो रिजल्ट के बाद उसका अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन डाउनग्रेड हो चुका है। इसका मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ ऐसे एक लेवल पे चल रहा है जहां पे जो लार्ज कैप कंपनीज है वो स्ट्रगल कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ दिखाने के लिए और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। और उसके कंपैरिजन में आप मिड कैप क्षेत्र में अर्निंग्स देख लीजिए। पिछले वीक में काफी कंपनीज है जैसे मैरिको, बिरला कॉर्प, टाइटन, पावर ग्रिड, कुछ ही नाम बोल रहा हूं, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे नतीजे डिक्लेयर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर निवेशक हैं आप, तो ये नतीजे देख के लग रहा है कि लार्ज कैप यूनिवर्स में अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हमारे जीडीपी ग्रोथ उतना स्ट्रांग नहीं है और ये बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन गिने चुने मिड कैप क्षेत्र में अभी भी ग्रोथ दिख रहा है और निवेशक को उसी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया उदयन आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आकर पूरी की पूरी एनालिसिस नतीजों पर बाजार पर करने के लिए। और बाजार पर नजर रखिए, लाल और हरे निशान के बीच में झूलते हुए इस समय सेंसेक्स और निफ्टी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए सुबह से
हरे ही निशान में है, 1/4% की मजबूती यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और शंघाई के मार्केट्स पर नजर रखिए, यहां पर आप देखिए दिन के निचले स्तरों पर इस समय कारोबार हो रहा है। शंघाई और हांगकांग ये दो ऐसे मार्केट्स हैं जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं और इसीलिए यहां पर भारतीय बाजारों में काफी बड़ी जो तेजी होने की एक्सपेक्टेशन सुबह सुबह लगाई जा रही थी एसजीएस निफ्टी को देखकर वो हो नहीं रही। इसलिए हम सुबह कह रहे थे कि 7,600 के ऊपर निकलेगा नहीं, इतना आसान नहीं है उसे पार करना। हमारे साथ अब बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अजय सर, एक आज जो सवाल सबसे बड़ा हम उठा रहे हैं वो यही है कि क्या जो 7,250 पर बॉटम बना है टेम्पररी है, परमानेंट है, और क्या ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या अब भी सेल ऑन राइज? सेल ऑन राइज तो बहुत मैं नहीं कहूंगा, बट बाय का तो मार्केट नहीं है अनिल जी, और मैं गलत रहा हूं। 4 जनवरी को हम यहीं बैठे थे, मैं काफी पॉजिटिव था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 जनवरी और 31 जनवरी मतलब आई मीन लास्ट डे जो था 29 जनवरी, वो दोनों ही दिन बड़े सरप्राइज हो गए। हाँ, और देखिए दो पहलू में हम ठीक थे। मैंने कहा चाइना स्टिमुलस आ जाएगा, वो आया। जापान का स्टिमुलस आ जाएगा, वो थोड़ी देर से आया। अगर बीच महीने कर देते इतना शायद ठहराव आ जाता कुछ मार्केट्स में। ये दोनों आया, बट अब जो खराबी हुई है, जो बहुत फंडामेंटल चेंज हुआ है, अर्निंग समय लग रहा था कि डिसअपॉइंटिंग रहेंगे, बट एज पर एक्सपेक्टेशन इतने खराब नहीं रहेंगे। और जो उदयन भी अभी कह रहे थे, जिस तरह से दिग्गजों ने खराब अर्निंग्स और इन्होंने कोई मार्केट गाइडेंस नहीं दी। अभी एक विदेशी बैंक, यूरोपियन बैंक का पिछले हफ्ते नतीजे थे, 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने गाइडेंस दे दी कि भाई हम बहुत बड़ा एक राइट ऑफ लेने वाले हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हमारे। आपको गाइडेंस देना चाहिए मार्केट को। और सबसे बड़ा जो चीज है, जो हमें शिकायत है आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों से, अगर आपने बैंक्स को प्रोविजंस बढ़ाने को कहा है, आप उसको एक पारदर्शी तरीके से मार्केट को बताइए कि हमने इतना इनको कहा है कि जो ये कारपेट के नीचे छुपाते थे अब बाहर निकाले। आज एक विदेशी ब्रोकरेज ने एसबीआई का आंकड़ा लगा दिया, 115 का दे दिया है। अब यही प्रॉब्लम यही है कि ब्रोकरेजेस जो हैं ये फॉलो ऑन करते हैं। तो यही मैं कहूंगा निवेशकों से, 2 चीजें आप कर सकते हैं। एक तो आप रात भर जागिए और फॉरेन मार्केट्स देखिए, और सुबह सुबह जागिए और देखिए जो चीनी मार्केट में हो रहा है उसके मुताबिक हमारा मार्केट चलेगा। दूसरा, ब्रोकरेज जिस तरह से आते हैं उसका आप विपरीत करिए, क्योंकि वो बहुत लेट आएंगे। अब जब पूरा चिड़िया चुग गई खेत पीएसयू बैंक्स का 0.3 0.4 आ रहा है, अब आप उस पर डाल रहे हैं कि हाउस ऑफ डेट और बर्बादी है। पिछले साल कहाँ थे ये लोग? और आप देखिए आपके चैनल पे हम पूरे पिछले साल बोलते रहे पीएसयू बैंक ना छूइए, टेलीकॉम, हर जगह लोग पूछते थे टेलीकॉम क्या करें। आज तक हमें पता नहीं ऑक्शन का ही क्या नतीजा होगा। एक कॉल करने के लिए आपको 5 बारी डायल करना पड़ रहा है। हम तो फिर से अब लैंडलाइन यूज करने लग गए हैं। ये हालात चल रहे हैं। चलिए, तो ये बताइए सर, जिस तरह से अब कल आरबीआई की पॉलिसी है, कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? और उदयन कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर एक रेट कट हो भी जाएगा तो घंटों भर या फिर 1-2 दिन की तेजी बनेगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने सेंट्रल बैंकर से क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि रघुराम राजन गवर्नर बने रहें। अगर सरकार इनको फिर से नियुक्त कर दें, भारत के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हम तीनों को वीजा लेके कहीं दूर विदेश ढूंढना चाहिए नौकरी। हालात खराब है। दुबई में सर। हाँ, मेरी ससुराल दुबई में। ससुराल दुबई में है, तो आप हमें साथ ले जाइए अनिल जी। बट कल उम्मीद नहीं है। वो अच्छा बोलते हैं, मेरे ख्याल से बेस्ट सेंट्रल बैंकर हैं रघुराम राजन। बट उनको जो हैंड डील किया गया है, जैसे ताश में कहते हैं अब जो पत्ते आए उन्हीं से खेलना है। अब जो बदहाली है वो कॉर्पोरेट लेवल पे है, या तो पैसे निकाल लिए गए हैं। वो स्टॉलिंग जो प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हैं, अब जिस दिन ऐसा हो जाता है कि फॉरेन आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी आके कहते हैं हम सड़कें बनाएंगे, तो आप देख लेते हैं कि पावर और सड़क के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इस उसमें पावर का भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, वो अच्छा है। अब ऐसी हालात हो गए हैं कि आप 2.5 रुपए पे भी मर्चेंट पावर नहीं बेच पा रहे हैं, बट बॉम्बे में हम 12 रुपए 14 रुपए पे पावर ले रहे हैं। तो बदहाली बहुत है, कंपनीज का लेवरेज ज्यादा है। इसमें क्लासिकल रिएक्शन क्या आता है, पब्लिक में आपको स्पेंडिंग करनी है, तो बजट के दिन हम लोग बैठेंगे देखेंगे पब्लिक कैपेक्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स में कटौती करनी पड़ेगी, उसके लिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। वो अब आके ऑलरेडी वित्त मंत्री ने बोल दिया हम कमिटेड हैं, हम पॉपुलिस्ट नहीं हैं। तो आज तो बाजार गिरना चाहिए था। अगर ये, मैं तो बहुत डर रहा था देख के, मैं बोला अगर रूरल डिस्ट्रेस है,
आपको रूरल में पैसा डालना है, आपको कंपनीज को उभारना है। और कैसे डिमांड कैसे आएगी? डिमांड तभी आएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा, प्राइवेट वाला आज नहीं लगाएगा, क्योंकि वो 70-80% कैपेसिटी पे चल रहा है। बिल्कुल, वो क्यों नया प्लांट लगाएगा? सरकार को करना पड़ेगा अभी आके, उसके लिए आपको फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो अब नतीजों को देखकर जो कहीं अगर आपको लगता है कि पैसा लगाने का मौका है, तो कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर आपकी नजर में जहां पर अब निवेश शुरू करना चाहिए? आईटी फार्मा आप देख सकते हैं, फार्मा में बड़े फार्मा में रहिए ज्यादा, और थोड़े चुनिंदा बड़े फार्मा में भी आजकल यूएसएफडी का बड़ा डर लगता है, हर रोज किसी न किसी पे कुछ न कुछ आती गति वो रहता है, वो रहेगा, बट वो अपॉर्चुनिटी भी है। तो थोड़ा ये जिस तरह से वैल्यूएशंस गिरा है, और हम बहुत लोगों से इस पे हमने बातचीत भी की अनिल जी कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो उन्होंने सेल्फ फंडिंग एफडीए ने शुरू कर दिया है, फीस बढ़ा के ज्यादा लोग लगा दिए, तो ये और तीव्रता से आएगा। और जो हमारा मार्केट शेयर था वो बहुत बढ़ गया था, तो एफडीए जागा है 2 साल बाद, ये तो बढ़ेगा। बट ऐसे कि वो बाल्टी में छत चोरी और बाल्टी में पानी इकट्ठा किया जा रहा है, इस तरह के तरीके आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे तो ये हो जाएगा ठीक। तो आईटी फार्मा, एफएमसीजी रूरल में प्रॉब्लम है, बट भारत के पॉकेट बहुत डीप है, तो ये रेजिलियंस आएगा। ये 3 मुझे लगते हैं। 2 व्हीलर बहुत पिट चुके हैं रूरल के कारण, 2 व्हीलर्स देखे जा सकते हैं। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, 2 व्हीलर्स, इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन ये बाजार की जो दिक्कत है वो है एफआई के पैसा ही नहीं आ रहा। देखिए, पिछले 18 ट्रेडिंग सेशन से पिछला शुक्रवार को छोड़ दीजिए तो कैश मार्केट में हर रोज बिकवाली का फिगर आ रहा है। ये बताइए हो क्यों रही है दरअसल बिकवाली एफआई की तरफ से, और सामने डीआईएस हर रोज खरीद रहे हैं? जी, देखिए डीआईएस का तो ये है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। रिटेल बेचारा जो आ गया, 80 लाख एसआईपी है, उनके 3-4 हजार करोड़, 5,000 करोड़ का आंकड़ा है। हर महीने दर महीने वो डालते जा रहे हैं, वही इस मार्केट को संभाल रहे हैं। आपको ईपीएफओ से बढ़ाना चाहिए था, वो 3-4 हजार करोड़ करेंगे साल में, कुछ वो ड्रॉप ही हो जाता है। बट एफआईज का सेलिंग जो है हेमंत, वो ग्लोबल है। अगर आप देखिए जिस तरह से चाइना का लास्ट ईयर $550 बिलियन कम हुआ एफएक्स रिजर्व्स। एक आंकड़ा जो हम देखते हैं, जो हम बताते नहीं लोगों को क्योंकि फिर हमारे सीक्रेट्स निकल जाएंगे, आप यूएस ट्रेजरीज की बिकवाली देखिए, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। पहले 3 हफ्ते में $70 बिलियन का यूएस ट्रेजरी बेचा गया। कौन बेचता है? चीन और जापान। चीन, ज्यादातर चीन अनिल जी जैसे बोले, तो उससे पता लग जाता है किस तरह के इनके आउटफ्लोज हैं। एक ये राउंड अबाउट तरीका होता है, ये बता देंगे तो लोग रात भर उठ के वो भी देखने लग जाएंगे। जितना कम देखे उतना शांति रहेगी। ये राय है अजय बग्गा साहब की। तो इंतजार करें, बाजार में चुनिंदा शेयर जरूर खरीदें, लेकिन एकदम कूद कर खरीदारी करने का शायद वक्त अभी भी नहीं आया। शुक्रिया बग्गा साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और बाजार जैसा कि उम्मीद थी कि खुलेंगे तो मजबूत, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये माहौल, लेकिन मिड कैप शेयरों की मजबूती है बरकरार। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं, वहां पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए आज के सत्र में, और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सौदा आपका लेकर आएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।